दोस्तों नमस्कार। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जब बच्चे आईटी प्रोफेशन में जाते थे तो एक उनकी तमन्ना ये रहती थी कि डिग्री करेंगे, अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे और अगर मौका लगा तो हम अमेरिका जाएंगे और वहां पे जाके किसी अच्छी मल्टीनेशनल में काम करेंगे और डॉलर में कमाएंगे। लेकिन ट्रंप साहब ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। उन्होंने कहा कि जिसको भी H1B वीसा जो वहां पे प्रोफेशनल्स के लिए होता है, अगर आपको वो वीसा चाहिए तो $1,00,000 मतलब आज के हिसाब से 95 लाख रुपए आपको जमा कराने होंगे ताकि आप वहां की कंपनियों में काम कर सकें। ऐसी स्थिति के अंदर ये मुश्किल हो गया था कि हिंदुस्तान से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका की कंपनियों में जाके काम करें। ऐसी स्थिति में समस्या ये हो गई थी कि अगर हम वहां नहीं जाएंगे और कंपनियां वहां से यहां नहीं आएंगी तो आईटी प्रोफेशन का जो भारत में एक बहुत बड़ा उद्योग है उसका क्या होगा। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि ये जो आईटी प्रोफेशनल्स पे और खासकर जो H1B वीसा पे जो फीस लगाई थी ट्रंप साहब ने, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जब कोर्ट में चैलेंज किया गया था तो कोर्ट ने ये पूछा कि ये बताइए ये $1,00,000 जो आप मांग रहे हैं ये किसके लिए मांग रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो अमेरिका की जो सरकार है, ट्रंप साहब के जो मतलब लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जरूरी है। अगर जरूरी है तो किस लिए जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, जो हमारी कंपनियां हैं वो विदेशी लोगों को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं और वो लोग जब भारत से या बाकी देशों से आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं। इससे अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसीलिए ये एक हमने फीस लगाई है ताकि अमेरिका के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। इस लॉजिक के आधार पे हमने ये फीस लगाई। जब ये बात चल रही थी तो कुल मिला के स्थिति ये थी कि ट्रंप साहब ने अमेरिकन कंपनीज को ये बोला कि देखिए, या तो आप अमेरिका में लोगों को रोजगार दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर फिर हैवी पेनल्टी लगाएंगे। एक तरफ उसको फीस बोला गया और दूसरी तरफ उसको पेनल्टी बोला गया। जब ये पूरा विवाद कोर्ट के सामने आया तो आर्ग्यूमेंट ये आया कि अगर ये फीस है तो ये बताइए कि क्या आप इसमें सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से आप इसके अंदर सुख सुविधाएं दे रहे हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उसको, किस काम के लिए फीस है, उसका कोई प्रोसीजर है। ये जवाब भी अमेरिका के लीगल डिपार्टमेंट के पास नहीं था। फिर जवाब ये आया कि अगर ये फीस नहीं है तो फिर ये क्या है। इस मुद्दे को लेकर फिर सवाल ये उठा कि साहब अगर ये फीस नहीं है तो फिर ये है क्या। तो विवाद ये उठा कि साहब ये फीस नहीं है, ये एक तरह से टैक्स है। अगर ये टैक्स है तो फिर ये टैक्स किस हिसाब से लगाया गया, किस कानून के तहत लगाया गया, इसके बारे में जवाब दिया जाए। तो फिर ये कहा गया कि साहब ये तो राष्ट्रपति महोदय ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से टैक्स लगाया है। अगर आपने कोई भी टैक्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से लगाया है तो फिर ये अमेरिका के कानून के हिसाब से उचित नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों कि पहले भी जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। अगर आप कोई भी चीज टैक्स के रूप में लगाते हैं तो अमेरिका के संविधान के हिसाब से आपको वो टैक्स के लिए पहले कांग्रेस के माध्यम से कानून पास करना होगा, उसके बाद ही आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं। अब आपको ये पता है कि ट्रंप साहब ने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं उसमें कहीं पे भी उन्होंने कांग्रेस की परमिशन नहीं ली है, मतलब वहां की संसद की परमिशन नहीं ली है। अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएं, जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कानून या ऑर्डर पास किए हैं उसमें एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, आई एम यूजिंग इमरजेंसी पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इमरजेंसी पावर और नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेकर उन्होंने आज तक जितने भी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको उसी आधार पे पास किया है। अब समस्या यह हो गई कि इसमें इस पूरे मुद्दे में कौन सी ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई थी, क्योंकि H1 वीसा आप किसी टेररिस्ट को दे नहीं रहे, आप तो किसी टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स को दे रहे हो, स्टूडेंट्स को दे रहे हो। तो वहां पे जो भी प्रोफेशनल्स हैं आप उनको दे रहे हो और कौन अप्लाई कर रहा है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी अप्लाई कर रही है, वहां की यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है ये ना तो नेशनल सिक्योरिटी में आता है, ना इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन। तो फिर ये $1,00,000 का जो सो कॉल्ड फीस थी ये क्यों लगाई गई, इसका कोई संतोषजनक जवाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ कंपनियों का यह कहना था कि मान लीजिए हम किसी इंजीनियर को 1,00,000 या $1,25,000 तनख्वाह देते भी हैं, अब उसके ऊपर $1,00,000 वीसा की फीस देना बहुत भारी पड़ेगा।
हम शायद रिक्रूटमेंट बंद कर देंगे, इस चक्कर में हमारी कंपनियां पीछे हो जाएंगी, काम के लिए हमें लोग चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जिसमें बहुत सारे भारतीय आके काम करते हैं। अब इतना बड़ा अगर एक वीसा के ऊपर $1 लाख है और हमें मान लीजिए साल में 1000 व्यक्ति चाहिए, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे $100 मिलियन जमा कराएंगे? इतना तो पूरा व्यापार नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लेकर अमेरिका में भी बहुत चिंता थी। तो जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई दोस्तों, कि ये किसी भी तरह का कोई फीस नहीं थी, और अगर पेनल्टी है तो किस बात का क्राइम किया है कंपनियों ने, क्योंकि पेनल्टी तो तभी लगता है जब आप कोई गैरकानूनी काम करते हैं। तो क्या अपनी कंपनियों में टेक्नोलॉजी के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना ये गैरकानूनी है? इसका जवाब भी अमेरिका में वहां के जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग थे वो नहीं दे पाए। इसीलिए कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, देखिए ये आप जो काम कर रहे हैं पेनल्टी के नाम पे या फीस के नाम पे, ये पूर्ण तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते। इनडायरेक्टली ये एक तरह का टैक्स है और टैक्स लगाने का अधिकार आपको नहीं है, और अगर आपने इसमें टैक्स लगाया है तो ये गैर कानूनी काम आपने किया है। इसीलिए हम इस $1 लाख की जो आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास की है, हम इसको निरस्त करते हैं। आप अब संसद में जाइए, वहां की कांग्रेस में जाइए और वहां पे जाके आप इसका परमिशन लीजिए और वहां से कानून पास कराइए, ताकि इससे लॉजिकल वे में आप इंप्लीमेंट कर सको। ऐसी स्थिति के अंदर अब ट्रंप साहब मुश्किल में आ गए। पहले उनका टैरिफ वाला एजेंडा फेल हो गया, अब H1B वीसा पे जो उन्होंने $1 लाख की फीस लगाई थी वो एजेंडा उनका फेल हो गया। तो इस समय ट्रंप साहब काफी मुसीबत में है। अब ऐसा है, ट्रंप साहब आराम से बैठेंगे तो नहीं। हालांकि ये फायदा जरूर हुआ भारतीयों को, क्योंकि 70% H1B वीसा जो होता था वो भारतीयों को मिलता था। वहां की यूनिवर्सिटीज, कंपनी सब रिलीफ में है। लेकिन ट्रंप साहब अब आप क्या करेंगे? उनके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला, तो कांग्रेस के पास जाएं और कहें कि देखिए मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा हूं, आप साथ दीजिए और कानून पास करिए। अगर ऐसा हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाता है, फिर ट्रंप साहब $1 लाख की फीस लगा पाएंगे, या जो कांग्रेस पास करेगी वो होगा। दूसरा, ये जो अपील, जो जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है जो कोर्ट का, ये लोअर कोर्ट है, इसको हायर कोर्ट के अंदर जाके ट्रंप साहब का डिपार्टमेंट चैलेंज कर सकता है। लेकिन वहां पे भी वही सवाल आएगा, संवैधानिक सवाल, कि आपने किस आधार पे लगाया, ये फीस है, पेनल्टी है, टैक्स है, क्या है? ये क्लासिफिकेशन अपने आप में कंफ्यूजन है। इसके अलावा जाके वो हाई कोर्ट में ये भी बोल सकते हैं, हायर कोर्ट में, कि साहब ये जो जूनियर कोर्ट का ऑर्डर है, लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, आप इसको स्टे कर दीजिए, और दबाव बनाया जाए सरकार की तरफ से कोर्ट के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। या जैसा टैरिफ में उन्होंने किया था कि अल्टरनेटिव टैक्स ऑप्शन उन्होंने ढूंढे थे कि हम अलग कानून में अब टैक्स लगा लेंगे, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड था। हो सकता है ट्रंप साहब कोई नया गेम खेलें और जो ये कोर्ट रूलिंग है इसका जो इम्पैक्ट है उसको नलीफाई करने की कोशिश करें। ऐसा होगा तो फिर वो भी ट्रंप साहब के हित में नहीं है। और अमेरिकन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी ईरान वॉर के कारण इस समय काफी चिंता में है। एआई को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफी स्पेकुलेशन है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय। ट्रंप साहब उससे कैसे निपटेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है दोस्तों कि क्या ये $1 लाख का जो टैक्स लगाया, इससे किसका फायदा होना था? ट्रंप साहब क्या करना चाहते थे? अगर अमेरिका में टैलेंट होता तो अमेरिकन कंपनियां पहले ही हायर कर लेती, उनको इंडियंस की जरूरत नहीं थी। एक विदेशी व्यक्ति को लाकर अपने देश में रखना और उससे काम लेना, ये तभी होता है जब आपके देश में टैलेंट पूल की शॉर्टेज हो या उस तरह की क्वालिटी या स्किल सेट ना हो। तो ट्रंप साहब क्या टैरिफ लगा के अमेरिका की अपनी कंपनियों का ही नुकसान करना चाह रहे थे? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंडियंस अमेरिका में काम नहीं करते तो कनाडा ने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, तो इससे जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको लग रहा था कि वो बाजार में पिछड़ जाएंगे, उनका नुकसान होगा। ये बात वो ट्रंप साहब को समझा रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही थी। ये भी एक चुनौती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है इस समय कि अगर भारत के पास टैलेंट पूल है तो दुनिया में उसकी डिमांड रहेगी। तो एक मैसेज तो बहुत क्लियर है कि भारत को अपने एजुकेशन सिस्टम को एआई की दुनिया में दोबारा देखना होगा। अब वो कोडिंग का कॉन्सेप्ट तो चला गया, क्योंकि एआई आने वाले साल भर में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी एआई में कि आपको कोडिंग के लिए मैन पावर नहीं चाहिए होगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए मैन पावर चाहिए होगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार है? क्या हम लगातार इस तरह का मैन पावर दे सकते हैं दुनिया को जिससे भारतीयों की डिमांड बनी रहे? ये एक ज्यादा बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, जो कोर्ट ऑर्डर आया है इससे भारतीयों को राहत तो मिली है, हमारी कंपनियों को राहत मिली है कि हम यहाँ से लोगों को, अपने जो विदेशी क्लाइंट्स हैं वहां भेज पाएंगे, वहां के लोग भी हिंदुस्तानियों को अपॉइंट कर पाएंगे। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है आईटी सेक्टर के लिए? सवाल अब इस बात का है। उम्मीद है दोस्तों ये तो खुश खबरी आपको मिली गई
लेकिन आने वाली चुनौतियों के लिए हमको क्या तैयारी करनी चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम। फाइनेंस की ऐसी खबरों के लिए लगातार अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गेट नोटिफाइड। थैंक यू।